हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत में जो बैंकिंग सिस्टम था ग्रामीण भारत में, उसने कौन कौन सी चीजें की, क्या हुआ, किस किस तरह से कौन कौन से सिस्टम्स बनकर के आए। लेकिन उसका एक बहुत संक्षेप में मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। कुछ सकारात्मक चीजें हुई और कुछ ऐसी हैं जो जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जो अच्छा नहीं हो पाया। तो अच्छा क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो यह है कि कृषि और गैर कृषि दोनों ही तरह के उत्पादन में वृद्धि हुई। और साथ में इसमें देखा गया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, उसका काफी सकारात्मक परिणाम रहा। उत्पादन की वजह से लोगों ने ऋण लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या क्या फायदे हुए? लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र में आय थी वो बढ़ गई। ऐसे ही रोजगार में भी फायदा हुआ। किसका? जब भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ऑफिशियली जो जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, जो औपचारिक बैंकिंग सिस्टम है, वो धीरे 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 उसका क्या क्या फायदा हुआ उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही ये सारे सकारात्मक परिणाम रहे। और इसमें मैंने बताया कि हरित क्रांति के बाद से लोगों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए लोन लेना स्टार्ट किया था। उसके पहले तो ऐसा था कि जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से व्यवस्था चल रही थी। अब हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज अगर आपको लेने हैं, आपको अच्छे से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है ना, तो इन सारी चीजों के लिए क्या होने लगा? ऋण मिलने लगा। तो इसका फायदा देखने को मिला। और साथ में और भी कई तरह की कैटेगरीज के ऋण बनाए गए। ठीक है, जैसे अलग अलग तरह की चीजों के लिए लोन देना स्टार्ट किया गया। तो होता क्या है ना, देखो, दो तीन चीजें बड़ी अजीब चलती हुई सोसाइटी में। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता ही नहीं था कि इस काम के लिए भी ऋण मिल सकता है। आप समझ रहे हो? उस काम से आपको भी फायदा है, समाज में भी उत्पादकता बढ़ रही तो समाज को भी फायदा है। लेकिन उस तरह का ऋण था ही नहीं। अब क्या हुआ? जब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आ गया तो लाला के पास लोग जाते थे पहले लोन लेने के लिए, तो कुछ कुछ काम थे उन्हीं के लिए लोन मांगा जाता था। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पता चला कि अच्छा, इस चीज के लिए भी लोन मिलता है। तो समझ रहे हैं, अब नई चीजों के लिए भी लोन लेना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें भी हुई थोड़ी सी। और उससे वो सारी चीजें कौन सी थी? सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से ये सोचा जाता था कि ये उत्पादन बढ़ाएगी, तो आप इससे लोन ले लोगे, आप अपना उत्पादन बढ़ाओगे और उसका एक हिस्सा हमको वापस कर दोगे, तो आपको भी फायदा, हमको भी फायदा। तो कई जो उत्पादक काम थे उनमें लोन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वो काफी पॉजिटिव चीज थी। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव्स भी हैं। पहली तो बात यह है कि एक चीज होता है जिसको हम लोग बोला जाता है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं? समाज में जितने भी लोग हैं, सारे लोग, उनमें से लोग अपनी अपनी सेविंग्स बढ़ाते जा रहे हैं, बचत करते जा रहे हैं। बचत जब तक बैंक में नहीं डालेंगे तब तक बैंक के पास बाकी लोगों को लोन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब समझ रहे होते हैं क्या होता है? कोई समाज है, जो समाज पूरे सामाजिक स्तर पर समाज की जो बचत हो रही है, उस बचत को उन लोगों को दे दिया जाए जो और ज्यादा अच्छा उत्पादन कर सकते हैं या जिनको किसी तरह की आवश्यकता है, वही लोन होता है। तो होगा कैसे? जब आप बैंक में जाकर के जमा करोगे। तो ये जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जमा प्रवाह। हिंदी में क्या बोलते हैं? जमा प्रवाह। और इंग्लिश में बहुत ही कॉमन टर्म है, आपको हिंदी में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इसको जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनमें तो फिर भी किसानों ने पैसे जमा करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत सारी रीजनल रूरल बैंक्स जो बोलते हैं, जो ग्रामीण बैंक हैं, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, इनमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पैसे जमा कर रहे हो। तो ये एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट है कि गांव के लोगों ने बचत के बाद अपनी बचत को बैंक्स में उतने अच्छे से डिपॉजिट नहीं किया और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पूरा उतने अच्छे से हो नहीं पाया। दूसरा एक और बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है, वो है कि कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पा रही है। किसानों ने पैसे ले लिए, अब किसान पैसे चुका नहीं रहे हैं, किसानों द्वारा ऋण को वापस ना दिया जाना। इसमें बहुत ही सारे एंगल्स आते हैं। होता क्या है, देखो, तीन चार चीजें हैं। जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को बोलते हैं कि किसानों को आप ऋण इस काम के लिए दो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनको जहां जहां पर लोन की आवश्यकता है वो पूरी हो पाए। अच्छी सोच है। लेकिन होता क्या है कि कई बार राजनीतिक दल जो है हमारे देश में, वो उनकी सरकार बनने के बाद किसानों का ऋण माफ करने का वादा करके चुनाव लड़ती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ। कोई एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। जिस राजनीतिक दल जो सरकार में है वो समझता है कि भाई हमने लोन दिया है, आपने अच्छा उत्पादन किया तो आप पैसे वापस कर दो। ठीक। लेकिन जिसको सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए, वो दल क्या बोलता है? जो बाहर होता है, कई बार ऐसा ही होता है अपोजिशन में, जो भी हमारे प्रमुख दल है, सारे ही दलों ने इस तरह का काम किया है। तो इसमें किसानों के अंदर क्या चीज आ रही होती है? लालच आता है कि यार हमने लोन ले लिया है, हम वापस नहीं करेंगे, अगली सरकार आएगी, हमारा लोन माफ हो जाएगा।
तो इससे नुकसान किसको हुआ? इससे मालूम है 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो नुकसान वास्तव में किसानों को भी हुआ है। कैसे हुआ है? किसानों को ये तो फायदा हो गया शॉर्ट रन में, लेकिन अब जितनी तेजी से हम लोग पूरे गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम को बढ़ा सकते तो वो नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि देखा गया कि यार यहाँ पे फायदा तो हो नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है। भारत में किसानों द्वारा कर्ज को चुकाया जाने का जो रेट है वो बहुत ही कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि राजनीतिक कारण है। लोगों को पता है कि अगली सरकार आएगी तो वापस कर देगी या माफ कर देगी, तो हम वापस क्यों करें? तो जो किसान वापस करने की स्थिति में भी है, जो करना चाहता भी है, उसको ठगा हुआ सा महसूस होता है। उसको तो लगता है कि मैंने लोन लिया था, मैंने वापस कर दिया, जिन्होंने वापस नहीं किया तो उनको माफ हो गया। आप समझ रहे हो? तो एक बहुत ही आर्टिफिशियल इमोरल प्रॉब्लम बन गई है। तो लोकतंत्र में इस तरह की समस्याएं आ रही होती है। एक तो वो कारण है। दूसरा, कई बार ऐसा भी कारण है कि वास्तव में कई जगह पर किसानों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। तो वहां पर ऐसा भी समझ में आता है कि वो किसान ऋण चुकाने की स्थिति में ही नहीं है, लेकिन जहां पर है वहां पर राजनीतिक और इस तरह के सामाजिक कारणों की वजह से नहीं चुका रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री और बैंकिंग क्षेत्र जितने अच्छे से प्रसार कर सकता था वो रुक गया, काफी समय से रुक गया है। तो उसका खामियाजा क्या है कि आज भी गांव में जो सूदखोर लोग हैं उनसे लोग पैसे वगैरह लेते रहते हैं। तो ये चीज हो गई। और दूसरा एक और जो फैक्टर है वो है कि जरूरतमंदों को ऋण की उपलब्धता में अभी भी काफी समस्या है। क्यों? जरूरतमंद कौन होता है? गांव में सबसे ज्यादा हालत जिसकी खराब होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैंडलेस लेबरर। ऐसा कोई श्रमिक जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई कौशल नहीं है, जिसके पास खुद की जमीन भी नहीं है, वो क्या करेगा? शहर जा नहीं सकता। शहर जाएगा तो वहां पर जाकर कोई अनस्किल्ड काम करेगा, और शहर में जाएगा तो जीवन यापन का स्तर बहुत ही खराब होगा। स्लम्स में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। गांव में रहता है तो गांव में उसके पास जमीन नहीं है, उसको दूसरे लोगों के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और दूसरे लोगों के यहाँ भी जो गांव में होता है ना, मेन अगर कृषि है, खेती है, तो सीजनल काम होता है। जब फसल बुआई जा रही है या कटाई हो रही है तभी आपको काम मिलेगा, बाकी टाइम तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनको लोन देना बहुत कठिन हो जाता है। और उन लोगों को लोन क्यों देना कठिन हो जाता है? उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई कोलेटरल नहीं है, कुछ गिरवी रखने को नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको है। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग भूमिहीन किसान हैं, जो लोग बहुत सीमांत किसान है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, जो बहुत छोटे किसान है, स्मॉल फार्मर्स, इन सारे लोगों को उतने अच्छे से लोन नहीं मिल पाया, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है वो भी कभी फॉर्मल रहती है। तो उसमें छोटा किसान जानता ही नहीं है, जानकार नहीं है, तो नहीं जा पाता है। तो हम लोग ने ये सारी चीजें देखी। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, विपणन की बात करेंगे। जो मार्केटिंग सिस्टम होता है गांव में वो किस तरह का होता है उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कृषि विपणन व्यवस्था की। इसको ऐसा समझ लो यार कि कोई भी खेती में जो भी बन रहा होता है, जो भी पैदावार होती है, वो आपके घर तक कैसे पहुंचती है। तो खेत में कुछ पैदा हुआ, उसके बाद से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं है। क्या क्या होता है? संग्रह होता है, इकट्ठा किया जाता है चीजों को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन उसके पहले स्टोरेज, आप उसका भंडारण करते हो, है ना। फिर उसको ठीक से रखना, कोल्ड स्टोरेज भी होता है, जैसे आलू के केस में होता है। ऐसे ही उसके बाद कई बार उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे आप अगर गेहूं देखोगे या फिर चावल देखोगे तो उसमें ऊपर का जो छोटी सी लेयर होती है वो हटाई जाती है, ठीक है। तो थ्रेसर काम करता है। आपने कभी कभी देखा हो, खेत के पास से अगर आप कभी कभी निकले तो बहुत भूसा भी हट जाता है, वो भी काटा जाता है अलग से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पैदावार होने के टाइम पर ही ये चीजें, उसके बाद से बाजार तक पहुंचाने के बीच बीच में क्या क्या है? संग्रह है, भंडारण है, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का हो गया, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग की जाती है। कई बार अब तो मॉल में भी आपको सामान मिलता है, यहाँ तक कि दाल और इस तरह की चीजें भी आपको पैकेट्स में मिलना स्टार्ट हो गई हैं। वर्गीकरण किया जाता है। पैकेट्स नॉट नेसेसरली इसी तरह के जो छोटे छोटे पैकेट्स हों, कई बार बोरे में रखा जाता है, तो वो भी पैकेजिंग हो गई। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो एकदम खुला तो नहीं ले जाओगे, एकदम खुला रहा तो फिर बारिश में या किसी भी तरह से उसको नुकसान हो सकता है। वर्गीकरण का मतलब यहाँ पर है ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा आलू किस किस टाइप का है ना। आप जाते हो तो आपको दिखता है कि नहीं ये वाला आलू महंगा, ये वाला आलू सस्ता है। ऐसे ही गेहूं में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो आम में बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो उस तरह से वर्गीकरण भी हो जाता है उन चीजों का, जब मार्केट में रखा जाता है। और वितरण होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हाँ ये वाली कैटेगरी इतने रुपए में मिल रही है, ये वाली कैटेगरी इतने रुपए में मिल रही है। और वितरण भी एक लेवल पर नहीं होता है। जो बड़ा किसान है उससे ट्रेडर्स खरीद लेते हैं, व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर व्यापारी अलग अलग जगह पर भेजते हैं। वहां पर भी सीधे सीधे दुकानदार नहीं खरीद पाते हैं, पहले बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, इनको आढ़ती बोला जाता है हिंदी में। तो वो लोग खरीद करके फिर छोटे छोटे लोगों को बेचते हैं। तो उसमें भी कई चेन्स होती हैं। उसके बाद सब्जी की दुकान तक पहुंचता है, और उसके बाद सब्जी की दुकान से आप लेकर के आते हो। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 रुपए किलो के आसपास टमाटर चल रहा है अभी, ठीक है। और इसी में मैं कुछ किसान हैं जिन लोगों के बारे में जिनसे बात हुआ, पता चला, तो करीब करीब उनको 12 रुपए किलो के आसपास का दाम मिला है। कितने का मिला है? 12 रुपए किलो का।
ठीक है, प्रति किलो ऐसे कर सकते हो। होता क्या है कि इतना महंगा क्यों हो जाता है, तो इसमें जो आपको अंत में दुकानदार भेज रहा है वो भी पैसे, जितने भी लोग इंटरमीडिएटरीज आते हैं बीच में, वो सारे के सारे लोग उसमें अपना अपना कुछ कुछ मुनाफा जोड़ते चले जाते हैं, इसलिए चीजें महंगी हो जाती हैं। साथ में एक चीज और है आपको जो समझना चाहिए, वो काफी दुखद थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था। भारत में जो भी पैदावार होती है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर से अगर आप सब्जियों को देख लोगे या कोई ऐसी चीज है जो बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रखी जा सकती है, बहुत बड़ा हिस्सा 20-25% तक का खराब हो जाता है। कुछ कुछ चीजें में तो 50% तक खराब हो जाता है। ज्यादातर अनाज वगैरह भी ऐसा होता है कि 10% से ऊपर बेकार हो जाता है। पैदावार हुई, पूरी मेहनत की किसान ने, सब कुछ बन करके आया, वो वहीं पर बिखर गया, स्टोरेज नहीं था ठीक से तो वहां पे खराब हो गया। तो हम लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल गई है। खाद्य सुरक्षा समझते हैं कि हमें अब किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम लोग भूखों नहीं मरेंगे पूरे देश के स्तर पर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हम लोगों के अभी भी खाने की पैदावार होने के बाद की बर्बादी बहुत सारी है। क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजों में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। जो आधारिक संरचना है खेती के लिए आवश्यक है, उसमें एक तरह की समस्या है। पोस्ट प्रोडक्शन, एक होता है प्री प्रोडक्शन, जब खेती हो रही थी तब आपको सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, वहां पर भी कमियां हैं। लेकिन प्रोडक्शन हो गया, पैदावार आ गई, उसके बाद की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो होता क्या था कि खास तौर से आजादी के पहले और आजादी के बाद भी चलता रहा, धीरे धीरे समस्याएं क्या आती रही। आप देखोगे आजादी के बाद बहुत सारी मूवीज आती थी, 2 बीघा जमीन है, मदर इंडिया है, बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जो हमारे ग्रामीण भारत में किसानों की दुर्गति के ऊपर बनी हुई थी। उनकी इतनी खराब स्थिति क्यों रहा करती थी? क्योंकि होता क्या था कि जो गांव में लाला टाइप के लोग होते थे वो बहुत चालाक थे और बहुत कुटिल भी थे। करते क्या थे, किसानों से आप सामान ले लोगे, नाप तौल में हेरा फेरी करते थे। आप ले रहे हो 110 किलो और दिख रहा है वहां पे 100 किलो, ठीक, ये होता था। साथ में खातों में गड़बड़ी कर देते थे। मदर इंडिया का लाला, सोचिए एक बार किसी ने उधार ले लिया, आप जीवन भर उसका उधार चुका ही नहीं पाओगे, कितना भी काम कर लो। इस तरह की चीजें होती थी और कम कीमत पर सामान बेचने पर मजबूर कर देते थे। कैसे कर देते थे? मेरे पास टमाटर है, मान लीजिए मैं टमाटर की पैदावार करता हूँ, या फिर रुई है, कुछ भी ऐसा है, बारिश होगी दोनों चीजें खराब हो जाएंगी, टमाटर वैसे भी थोड़ी देर में खराब हो जाएंगे, गर्मी पड़ेगी तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गरीब किसान के पास, क्योंकि उसके पास कोई भंडारण क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम नहीं है, तो बाजार में भले ही चीजें बहुत महंगी बिक रही हो, उसको बहुत ही सस्ते में बेचने पर मजबूर कर दिया जाता था। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। ऐसा भी होता है कुछ कुछ जगह पर। उत्तर प्रदेश में, जहां पर मैं आता हूं, जहां से, वहां पर बहुत सारे किसान कोल्ड स्टोर पे अपना आलू जाकर के रख देते हैं और आलू उठाते नहीं है फिर, क्योंकि जितना आलू रखने की लागत लगती है, अभी आज के समय में लगभग 1 रुपए प्रति किलो लगता है, तो 100 किलो अगर आलू रखा है किसी ने तो 100 रुपए उसको देना पड़ेगा कोल्ड स्टोर को। तो वो आलू भी नहीं उठाने जाते हैं, क्योंकि आलू इतना सस्ता बिकता है, उनको जो दाम मिल रहा होता है वो इतना सस्ता मिल जाता है कि वो उनके पैसे भी नहीं निकल पा रहे होते हैं। ऐसे ही कई प्याज बेचने वाले हमारे महाराष्ट्र में किसान हैं, और उन लोगों को भी इस तरह की दिक्कत आती है कि वो जितना भाड़ा लगा करके ले करके जाते हैं उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो समझ रहे, उससे अच्छा तो लगता है कि फेंक दो, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब ऐसे समझिए कि प्याज की वास्तव में देश में कहीं पर जरूरत है, जहां पर अच्छा दाम मिल रहा है, वहां तक अगर हम समय रहते पहुंचा रहे तो कितना फायदा हो। तो होते हुआ क्या कि किसानों के पास, जो किसान समुदाय है ना, वो बहुत ही ज्यादा व्यापक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो काफी कमजोर वर्ग रहा है। किस दृष्टिकोण से? जानकारी नहीं है कि कहां पर सामान की जरूरत है, उसके बाद से संसाधन नहीं है। अगर आपको जानकारी भी तो संसाधन नहीं है, उसके बाद भी आप बहुत मजबूर फील होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इन लोगों का, जबकि उनकी जनसंख्या बहुत है और उनकी प्रगति, क्योंकि ग्रामीण भारत के विकास में किसानों की प्रगति के बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा समुदाय किसानों का ही है। तो ये जो किसान है ना, इनके साथ बहुत अलग अलग तरह का शोषण किया जा रहा होता है। जानकारी नहीं है तो उसमें ठग रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और साथ में उनके पास संसाधन नहीं है, तो संसाधनों के ना होने की वजह से, उनके साथ छल कपट किए जाने की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से आवश्यकता किसकी आती है कि सरकार दखलंदाजी दे। क्या आती है? सरकार दखलंदाजी दे। तो इन कारणों की वजह से सरकार ने दखलंदाजी करना शुरू किया। किसमें? विपणन व्यवस्था में, जो मार्केट सिस्टम था उसमें, कि किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम मिल पाए। लेकिन आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के इन प्रयासों की बदौलत कई चीजें सुधरी हैं। तो इन प्रयासों को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से आपके घर तक सामान पहुंचता है और किसानों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी बात की। अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी और वीडियोस भी देखेंगे तो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। होपफुली बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
देखिए ग्रामीण भारत है, गरीबी है, कक्षा 11 की जो अर्थशास्त्र किताब है ना, बहुत बहुत दिल के करीब किताब है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनका आपको ओवरव्यू मिल जाता है बहुत जल्दी, और संक्षेप में आप समझना स्टार्ट करते हो कि वास्तव में भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है और आर्थिक स्थिति किस किस समुदाय की किस किस तरह की है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग इसको, और बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।